हेलो दोस्तों, अभी जो इसके पहले वाले लेक्चर आपको हम पढ़ाए थे, मतलब जस्ट आपको जो पहले वाला लेक्चर पढ़ाया गया था उसमें आपको हम बताए थे कि एल इन कितना होगा। एल इन का जो फार्मूला आया था म्यू जीरो और म्यू आर बटा कितना आया था 8 पाई, ये आपका था हेनरी प्रति मीटर। 1 मीटर का हम निकाले थे तो हेनरी प्रति मीटर में आया था। चलिए आज पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण परिवर्तन कितना होता है। ओके, अब एक्सटर्नल फ्लक्स के कारण कितना होता है इसका निकाल के उसका निकाले हैं, दोनों को जोड़ दिया जाएगा टोटल निकल जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे। देखिए यह मान लीजिए हमारा चालक था, ठीक है। इस चालक का जो रेडियस है वो कितना था आर है। तो आर इज द क्या है भाई, माना कि आर इज द क्या है रेडियस ऑफ कंडक्टर, आर मान लेते हैं। फिर इसमें जो धारा जा रही है, इसमें जो धारा जा रही है धारा को मान लीजिए आई। आई क्या है भाई, करंट इन द कंडक्टर, कंडक्टर के जो करंट है वो कितना मान लेते हैं आई मान लेते हैं। अब चलिए अगर देखा जाए तो अब इसके अंदर का जो फ्लक्स था उसकी वजह से हमने निकाल लिया इंटरनल इंडक्टेंस। अब हमको जो बाहरवा फ्लक्स है उसको पता करना है कि कितना इंडक्टेंस होगा। लेकिन बात यह है कि बाहर कहां तक है कुछ पता है नहीं पता है, तो अपने आप से कोई दूरी मान लो। तो मान लेते हैं कि वह डी दूरी तक, यहां से वो कितना दूरी तक है, कैपिटल डी दूरी तक, डिस्टेंस तक फ्लक्स हमारा फैला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे। अब हमको तो पता है नहीं कहां तक फैला हुआ, तो एक छोटा सा पार्ट लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से, 0 से डी, चाहे आर से डी तक कर देंगे। आर से डी करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, डी माइनस आर। तो केवल इसी काम को निकल के आ जाएगा इंटीग्रेशन में, निश्चित समाकलन। अरे आर से डी करोगे तो इतना दूर का निकलेगा ना डी माइनस आर, तो इतने दूर का निकल जाएगा हमारा इंडक्टेंस, ठीक है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वही काम इसमें भी करिए, अपने आप से इसमें एक dx मोटाई का कोई पार्ट मान लीजिए। कितनी मोटाई का, dx मोटाई का। ये जो हमारा दूरी है वो कितना है dx, और इसका जो रेडियस है x है। वही काम जो आप पहले किए थे वही काम। तो चलिए इस बार बात करते हैं जो इसमें धारा हो, इसमें जो धारा तो होगा नहीं भाई, कंडक्टर हमारा ये है, धारा बाहर थोड़े होगा, धारा बाहर नहीं होगा कंडक्टर में होता है। पिछली बार क्या हुआ था कि धारा इसी के अंदर था, तो एक और धारा मान लिए थे। अब इसी धारा के कारण इसमें फ्लक्स होगा, ठीक। तो मान लेते हैं कि इस धारा के कारण इसमें जो आपका इंटेंसिटी है वो hx है, और डायरेक्ट हम यहां से काम करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए तो डायरेक्ट निकालेंगे hx। h इक्वल टू हम बताए थे ना अभी, h इक्वल टू होता है n i बाई l, l का मान n का मान 1 रख दीजिए। तो i क्या हो जाएगा इस बार, पिछली बार क्या था hx इक्वल टू ix बटा 2 पाई x था। इस बार ix तो है ही नहीं, तो इसमें किसकी वजह से फ्लक्स है, इसकी वजह से, तो इसका i लेना और क्या। तो हो जाएगा कितना i बटा हो जाएगा 2 पाई x, याद रहेगा। ये i हम इसका लेंगे, अब इसमें धारा है ही नहीं तो क्यों लेंगे हम उसका, और 2 पाई x इसकी परिधि या चाहे लंबाई हो जाएगी। n इक्वल टू कितना रख दिए हैं आप, 1 रख दिए हैं। ओके, डायरेक्ट हम कर देंगे इसको। तो क्या निकल गया, h निकल गया। अब h निकल गया तो क्या निकालना आपको, b निकालना है। तो b इक्वल टू अभी पढ़ाए थे, अब चलते चलो सेम टू सेम चलते चलो, bx इक्वल टू म्यू इनटू h हो जाएगा। अब यहां से bx का मान इतना हो जाएगा, तो hx निकालने हो b निकाल लो, तो bx इक्वल टू हो जाएगा म्यू, और hx का मान कितना हो जाएगा बताओ, क्या निकालने ऊपर यार, हो जाएगा i बाई 2 पाई x। अब हमारा b भी फाइंड हो गया। अब क्या निकालना है फाई, तो फाई x इक्वल टू कितना होता है, फाई x इक्वल टू b इंटू a, तो bx इंटू x, ठीक। तो फिर वही काम करो, फाई x का मान जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, यहां से bx का मान निकलेगा म्यू इंटू i बटा 2 पाई x, और a का मान बताए थे ना, अरे इसका मोटाई इंटू लंबाई, तो मोटाई कितना है dx और लंबाई कितना है l, l को फिर एक रख देना, जैसे पिछले बार किए थे वैसे इसमें भी करना है, सेम टू सेम, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन मत करिएगा। तो चलिए फाई कितना आ गया आप बताइए, तो फाई का जो मान आ गया वो आ गया आपका म्यू इंटू आई बटा हो जाएगा 2 पाई x इंटू dx, l का मान कितना रख दिए हैं 1 मीटर, पिछला वाला काम। तो फाई भी निकल गया। हाँ, पिछली बार में क्या था कि हम बताए थे कि ix के कारण इस dx में फ्लक्स,
लेकिन इस बार क्या आई एक्स है ही नहीं, मतलब इस पूरी धारा के कारण पूरे में फ्लक्स है, तो आज इस बार एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर से गुणा मत करिएगा बस। ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा, फाइव एक्स का मान इतना आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, फाइव एक्स निकल गया, अब इंटीग्रेट कर दो, तो हमारा फाइव एक्स का मान जो आ गया म्यू इंटू आई अब बटा हो जाएगा 2 पाई एक्स और डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दो, आर से डी तक इंटीग्रेट करना, कहां से आर से डी तक डी माइनस आर हो जाएगा, तो सिर्फ इसी के बीच का हमको फ्लक्स मिलेगा। चलो अब इंटीग्रेशन कैसे पढ़ाए थे आपको, इंटीग्रेशन देखिए, तो इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, बताइए। अभी हमारा फाइव इन हो जाएगा, तो फाइव आउट हो जाएगा, तो फाइव आउट कितना हो जाएगा बताओ, यहां से म्यू बाहर ले लो, आई भी बाहर ले लो, बटा 2 पाई बाहर ले लो। ठीक है, इंटीग्रेशन सिर्फ x का होगा 1/x का, तो 1/x का कितना होता है log x। ठीक है, बेस e रहता है, याद रखेंगे, यहां से r से d तक, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करो, ऑप्शन हो गया, सॉल्व कर लो, याद रखना ये पहले का निकाल चुके हैं वो वाला है। अब इसको निकाल लो, तो फाइव आउट कितना आ जाएगा, तो फाइव आउट का जो मान आ गया यहां से म्यू अभी आगे रखो, बाद में चेंज कर लेंगे हम। अब बटा कितना हो जाएगा 2 पाई, अब ब्रैकेट में देखो log d माइनस log r हो जाएगा, log कैपिटल D अब माइनस कितना हो जाएगा log स्मॉल r, डायरेक्ट हम रख दिए हैं। और आप जानते हैं log a माइनस log b का मान a बटा b होता है, तो इसको कितना लिख सकते हो, फाइव आउट का मान म्यू इंटू आई अब बटा 2 पाई, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा log d अब बटा कितना हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गया फाइव आउट, तो फाइव जब निकल गया तो एल में निकाल लो, एल आउट कितना आ जाएगा, अरे एल इक्वल टू हो जाता है n फाइव बाई आई, n फाइव बाई आई, तो आई आउट हो जाएगा, n का मान कितना रख लो, नंबर ऑफ टर्न्स 1 रख लो, तो एल आउट कितना आ जाएगा बाबू, यहां से फाइव आउट डिवाइड बाई आई, फाइव आउट का मान निकाल चुके हो तुम, कितना निकाले हो म्यू इंटू आई बाई 2 पाई log d बाई r डिवाइड बाई आई से आई कैंसिल आउट, वही वाला जो पहले आप कैंसिल किए थे। यहाँ से एल आउट का मान कितना आ गया बाबू, एल आउट का मान आ जाएगा कितना म्यू इंटू लॉग म्यू बाई 2 पाई कर दे रहे हैं यहीं पर, म्यू बटा 2 पाई इंटू लॉग डी बटा इतना आएगा एल आउट का मान। थोड़ा और सॉल्व कर लो, एल और सॉल्व करो थोड़ा सा, तो एल आउट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से म्यू का मान होता है म्यू 0 इंटू म्यू आर, अब बटा हो जाएगा 2 पाई इंटू हो जाएगा लॉग और डी बाई आर। देखना आप जानते हो म्यू आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों, एयर के लिए म्यू आर का मान 1 होता है, अब बाहरवा एयर ही तो है, तो म्यू आर का मान 1 रख दो, क्या दिक्कत है, तो म्यू आर का जब मान 1 रख दोगे तो एल आउट कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, तो म्यू 0 बाई 2 पाई और लॉग डी बाई ये हो जाता है कौन सा एल आउट। ओके, ये हो जाएगा एल आउट, ऐसा ले लीजिएगा, इसका एल आउट निकल गया, एल इन हमारे पास है, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दोगे तुम्हारा क्या फाइंड हो जाएगा, टोटल एल। मैं मिटा रहा हूं, मिटा दो, मिटाया जा, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा ढंग से, मैं मिटाने जा रहा हूं। ओके, चलिए ऐसे जरूर लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, मैं अब मिटा रहा हूं और दोनों को मैं जोड़ने जा रहा हूं। ओके, इसको भी मैं मिटा रहा हूं, भाई इसमें मैं नोट्स करने के लिए टाइम नहीं दूंगा क्योंकि आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोग खुद से उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। चलिए अब हो तो गया, तो बताओ टोटल एल कितना होगा, टोटल एल टी इक्वल टू हो जाएगा एल इन प्लस एल आउट, इंटरनल का और एक्सटर्नल का दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। तो जोड़ दो, क्या करना है, एल इन कितना है बताओ, एल इन निकालो वहां से, इसको ही मिटा दे रहे हैं यार, क्या इसको निकाल रखे हैं, हटाओ इसको, समझ गए ना, बस हटाओ। चलो अब दोनों को जोड़ दो, तो कितना आएगा बताओ, एल इन का मान वहां से निकाल चुके हो, म्यू 0 म्यू आर बटा 8 पाई, बस अब प्लस एल आउट का मान कितना है म्यू 0 बटा 2 पाई एंड लॉग डी बाई आर, याद रखना बेस ई होता है, हो गया एल टी का मान निकल गया। हाँ कितना आया है, हेनरी प्रति मीटर, एक मीटर का निकाले थे, ठीक है। अब किलोमीटर मान लीजिए क्या 100 मीटर का पूछेगा, तो 100 का गुणा करा के यहाँ गुणा करते मीटर से मीटर कट जाएगा, पर हेनरी बचेगा, क्या दिक्कत है। अरे यार ऐसे हेनरी प्रति मीटर है, तुमको 100 मीटर का निकालना हो, 100 मीटर तो मीटर से मीटर कट गया, 1 किलोमीटर का निकालना हो 1000 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, वैसे निकल जाएगा तुम्हारा, तो हो जाएगा तुम्हारा टोटल
इंडक्टेंस। चलिए आप थोड़ा इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फार्मूला बना सकते हो, लेकिन इतना तक सही है, कोई बात नहीं है। आप चाहे तो फार्मूला बना सकते हो। कैसे फार्मूला बना सकते हो, तो फार्मूला ऐसे बना सकते हो। इन दोनों में से कॉमन ले लो। क्या कॉमन हो सकता है बताओ। इन दोनों में से देखो म्यू जीरो कॉमन हो सकता है, म्यू जीरो कॉमन हो सकता है, तो म्यू जीरो कॉमन ले लो। बटा कितना कॉमन हो सकता है, तुम कॉमन ले लो 8 कॉमन ले लो, तो म्यू जीरो बाई कितना आ जाएगा 8 पाई। 8 पाई पूरा मैंने बाहर ले रखा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर म्यू जीरो बटा, यहाँ जाएगा केवल म्यू आर, यहाँ पर 8 कॉमन है तो यहाँ 4 हो जाएगा और लॉग आ जाएगा डी बाई आई हो जाएगा हेनरी प्रति मीटर। आप चाहे तो इसका मान रख सकते हैं म्यू जीरो का मान, तो म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बटा हो जाएगा कितना 8 पाई और ये हो जाएगा ब्रैकेट में इतना। ठीक है, अब ये कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2। अब ब्रैकेट में कितना हो जाएगा म्यू आर प्लस 4 लॉग डी बाई आर इंटू 10 टू द पावर -7, इस 7 का आगे चले गए हैं हेनरी प्रति मीटर। तो एल का फार्मूला एक ऐसे भी होता है, आपकी मर्जी, चाहे याद करें चाहे याद करें, आपका ज्यादा यही सही रहेगा आपके लिए, उसको रखिए आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको भी रख सकते हैं, इसे भी सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आप चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा हाँ, ये देखना बेस ई है, अगर 10 में चेंज करना हो तो कितना होता है, तो 10 में चेंज करना हो तो बस कुछ नहीं 2.303 से गुणा करा लीजिएगा और log बेस 10 कर दीजिएगा और डी बाई आर, जब इसको ई को 10 में चेंज करेगा तब। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल इंडक्टेंस और इंटरनल इंडक्टेंस, दोनों को मैंने मिला दिया और टोटल हमने इंडक्टेंस लिख दिया है। चलते हैं थोड़ा आगे, चैप्टर को खत्म, चैप्टर नहीं ये टॉपिक को खत्म किया जाए कैसे, आइए चलते हैं। चलिए, ये जो हम निकाले हैं वो किसके लिए निकाले हैं पहले याद रखेंगे। कितना आया है, L का जो मान आया था 1/2 म्यू आर प्लस 4 लॉग डी बाई आर इंटू 10 टू द पावर -7 हेनरी प्रति मीटर। ये निकला है एक बार के लिए। कितनी बार के निकला हुआ है, एक बार के लिए। तो चलो कोई बात नहीं, अगर मान लो 2 बार दे दिया, 2 बार का मतलब हुआ एक फेज और एक न्यूट्रल दे दिया। अब ये फेज है और ये कौन सा है न्यूट्रल, इन दोनों के बीच का इंडक्टेंस कितना होगा, तो कोई बात नहीं, इन दोनों का सिंगल फेज का इंडक्टेंस होता है वो 2 टाइम्स ऑफ LT हो जाएगा। जितना निकाले उसका 2 गुना कर देना, 2 बार है तो 2 गुना कर देना, आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से बस फॉर्मूला डेरिवेशन मत करना, बस इसी को 2 गुना कर देना। एक और क्वेश्चन हो सकता है 3 फेज का कितना होगा, L फॉर 3 फेज इक्वल टू L फॉर जो निकाले LT वही होगा और कुछ नहीं। 2 गुना 3 गुना मत करिएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला रखिएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे सर तो गलत हो जाएगा, हाँ जी गलत हो जाएगा, लेकिन एक काम करिएगा, जो यहाँ देखिए D आया है ना, उस D का जो मान होता है आपका हो जाएगा D 11 D सॉरी 12 13 इंटू D 23, ये हो जाएगा। क्या है ये देख लेते हैं। तो जो चालक हमारे 3 फेज के भेजा जाता है, जैसे कि हमारे ये चालक हमारे 2 तरीके से भेजे जाते हैं। देखिएगा, चालक हमारे 2 तरीके से भेजे जाते हैं। एक चालक जो होता है क्रॉस आर्म ऐसा लगाते हैं, ऐसा वाला क्रॉस आर्म देखे होंगे आप लोग, यहाँ इंसुलेटर, यहाँ इंसुलेटर और यहाँ इंसुलेटर। एक चालक ऐसे भेजते हैं और एक चालक इसी में बना दे रहे हैं हम। देखिए, एक चालक आप ऐसा ही भेजते हैं, ये हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इंसुलेटर लगा होगा, स्टे इंसुलेटर सॉरी यहाँ पर लगता है इंसुलेटर, क्या नाम है इसका, साइकिल इंसुलेटर। तो ऐसा भी तो बाहर भेजा जाता है 3 फेज का, ऐसा भी भेजते हैं। तो देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसका जो आप बनेगा डायग्राम वो एक चालक यहाँ है, एक चालक यहाँ है, एक चालक यहाँ है, ऐसा बनेगा। इनका जो डायग्राम बनेगा एक चालक यहाँ है, एक चालक यहाँ है, एक चालक यहाँ है, ऐसा बनेगा। तो कोई बात नहीं, चालक का नाम ले लो 1 2 3, इनके बीच का डिस्टेंस D12, इनके बीच का डिस्टेंस D23, इनके बीच का डिस्टेंस D31, तो वही तो रखे हैं। तो क्या करना है, इन तीनों का डिस्टेंस से गुणा करा के घनमूल निकाल दोगे, वर्गमूल नहीं घनमूल निकाल दोगे तो वही D आएगा और उसी D को यहाँ रख देना, बातें खत्म। ठीक, और इसमें देख लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, तो इन दोनों के बीच का दूरी D12, इन दोनों के बीच का दूरी D23 और इन दोनों के जो स्टार्टिंग और लास्ट वाला है D31, फिर इनको रख के घनमूल निकालना पड़ेगा। ठीक, तो बस यही अंतर है। तो 3 फेज का है, ये सिंगल फेज का है। और वो एक बार का बता दिए, इस प्रकार इंडक्टेंस
कि जो प्रॉपर्टीज है इंडक्टेंस का जो पैरामीटर है वो खत्म होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको हम बताएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये भी आप एग्जाम में लिख के आएंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो इंडक्टेंस आप निकाल लेंगे, डेरिवेशन यहां तक करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। आसान है, बहुत ही आसान है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, एल। एल का क्या महत्व होता है, एल का महत्व क्या होता है देख लेते हैं, बहुत आसान है। अब देखो जो हम लाइन भेज रहे हैं तो कौन कौन सा महत्व तुमको याद रखना है। देखो लाइन जो हम भेज रहे हैं तो पहले याद रखना है क्या, कि अगर लाइन भेजेंगे तो लंबाई बढ़ेगा तो z इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट में, पढ़ा ना, अच्छा डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, z इक्वल टू होता है r प्लस जे एक्सएल होता है ना। तो देखो l बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, और एक्सएल का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई f इंटू एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ जाएगा, और एक्सएल जब बढ़ेगा तो जेड बढ़ जाएगा। तो पहला क्या लिखोगे पैरामीटर में कि लाइन की इंडक्टेंस बढ़ने से इंपीडेंस बढ़ जाता है, पहला खत्म। दूसरा देखते हैं। दूसरा आप जानते होंगे कि जब इसमें इंपीडेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी तो बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी इक्वल टू हो जाएगा I इंटू जेड। तो देखो एल बढ़ा तो एक्सएल बढ़ा, एक्सएल बढ़ा तो जेड बढ़ा, और जेड बढ़ा तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। ओके, तो लिखेंगे क्या, लंबाई इंडक्टेंस बढ़ने से जेड का मान बढ़ता है, एक्सएल का मान बढ़ता है, जेड बढ़ता है, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, मुझे पता है क्या आया होगा भाई, क्वेश्चन आया होगा कि सर जी अगर जेड बढ़ेगा धारा घट जाएगी, तो फिर कोई बात नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। जेड बढ़ने से धारा घटती है, लेकिन जो मोटर्स होता है, मोटर जो लोड लेता है ना वो अपने अनुसार धारा खींचता है, लाइन के रेजिस्टेंस पे ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है। उसमें मोटर जो होते हैं, जो लोड लगे रहते हैं मोटर वो अपने अनुसार धारा खींचते हैं, उसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के कारण धारा नहीं देखा जाता है, उसमें देखा जाता है लोड टार्क की वजह से। तो ऐसा मत सोचिएगा, यहाँ पर जेड बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, ठीक है, धारा वही रहेगी लगभग में। चलिए तीसरा देखते हैं। आप बताइए एल बढ़ा एक्सएल बढ़ा, एक्सएल बढ़ा जेड बढ़ा, जेड बढ़ा वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा। अब वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से रेगुलेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो रेगुलेशन है तो रेगुलेशन का मान हमारा बढ़ जाएगा भाई, रेगुलेशन का मान बढ़ जाएगा, जो हमारा क्या होता है मतलब अच्छा माना जाता है जी, नहीं, रेगुलेशन का बढ़ना खराब माना जाता है, कम हो तो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए रेगुलेशन बढ़ जाते हैं। तीसरा आते हैं, चौथा आते हैं। तो बताइए इंडक्टेंस की वजह से कोई पावर लॉस होता है, पावर लॉस जी नहीं, पावर लॉस कितना होता है, जीरो होता है। इंडक्टेंस के कारण पावर लॉस जीरो होता है, फर्स्ट स्टेप में डेरिवेशन कराया गया होगा। चौथा, एनर्जी स्टोर होती है जी, बिल्कुल एनर्जी स्टोर होती है, कितना, हाफ एल आई स्क्वायर। तो लिखिएगा एनर्जी स्टोर होती है। लिखना कैसे है, इसमें लिखना है, यहां से देख लीजिए, इंडक्टेंस का पावर लॉस नहीं होता है, हो गया खत्म। इंडक्टेंस का इतना एनर्जी स्टोर होती है, हो गया खत्म। और कौन कौन से पैरामीटर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कौन सा, पावर फैक्टर cos फाई इक्वल टू कितना होता है, r बाई z होता है। ओके, तो r बाई z देख लेते हैं क्या होता है, z बढ़ेगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। ओके, मतलब l बढ़ा, l बढ़ने से z बढ़ गया, cos फाई घट गया। पावर फैक्टर घटना अच्छी चीज होती है जी नहीं, पावर फैक्टर घटना अच्छी चीज नहीं होती है। काहे अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि आउटपुट पावर इक्वल टू v इंटू आई इंटू कॉस फाई कितना होता है, रख के देख लो। मान लो वोल्टेज हमारा 100 वोल्ट है, धारा हमारा 2 एम्पियर है, cos फाई का मान 0.8 है, कितना आ गया 200 गुणे 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया भाई 160। तो इतना 160 वाट पावर आ गया। लेकिन मान लो वोल्टेज वही रहे, 100 में रहे, धारा भी वही रहे, cos फाई का मान 0.2 हो गया, और गुणा करके देख लो, 2 दूनी 4 करे 2 2 जब 4, तो ये कितना आ जाएगा 200, और गुणा आ जाएगा 0.2, 2 2 जा 4, 40 बार। अब तुम बताओ पावर फैक्टर घटने से प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है। पावर फैक्टर घटने से हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले के रेस्पेक्ट में। तो पावर फैक्टर घटना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो एक इंडक्टेंस का प्रॉपर्टीज एल पैरामीटर आज हुआ खत्म। अगला टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा पैरामीटर, सी पैरामीटर, जो आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।